नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम मैक्स वेबर पढ़ रहे थे। अभी तक पिछले वीडियो में हमने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ा, उनका पद्धति शास्त्र पढ़ा, वेस्टर्न पद्धति पढ़ी, आदर्श प्रारूप पढ़ा। आज हम इनका सत्ता की अवधारणा पढ़ेंगे। देखते हैं सत्ता की अवधारणा के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं। मैक्स वेबर ने जो सत्ता की अवधारणा बताई है, तो सत्ता की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी समझने से पहले इससे जुड़े हमें दो शब्दों के बारे में जानना आवश्यक है। एक है शक्ति, पावर, और दूसरा सत्ता, अथॉरिटी। इन दोनों में अंतर है। इन दोनों कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी होगा, जब भी हम इनकी सत्ता की अवधारणा को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखें शक्ति, पावर किसे कहते हैं। तो पावर, जैसे आपने हमेशा सुना भी है कि उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है ना। और कई बार हम यूज करते हैं कि उसके पास सत्ता है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास शक्ति है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो शक्ति क्या है? किसी भी व्यक्ति या समूह में निहित वो क्षमता जो किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा के प्रतिकूल अपने उद्देश्य की पूर्ति करा लेती है, तो वो उसे ही हम शक्ति कहते हैं। यानी ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी क्षमता जो एक व्यक्ति के पास है, और वो उसमें वो क्षमता है कि वो दूसरे का प्रतिरोध करने के बावजूद या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध भी वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है, तो उसे ही शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति सदैव अवैध होती है। अवैध का मतलब होता है कोई लीगल मान्यता उसकी नहीं होती, कानूनी रूप से उसको कोई मान्यता नहीं मिली होती, लेकिन उसके पास ऐसी शक्ति होती है। वो पावर किसी भी तरह की हो सकती है, जिस पावर की वजह से, जिस शक्ति की वजह से वो दूसरों से अपना काम करवा लेता है, चाहे वो बलपूर्वक करवाए या किसी भी तरह से वो उससे अपना काम करवा लेता है। अब हम देखें सत्ता, अथॉरिटी क्या है। सत्ता भी एक तरह की पावर है, लेकिन जब वैधता प्राप्त हो जाती है, यानी उसी शक्ति की, जो शक्ति है, उस शक्ति में जब मान्यता प्राप्त हो जाती है, वैधता प्राप्त हो जाती है, उसको मान्य कर दिया जाता है उस शक्ति को, तो वो शक्ति सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम यहाँ देखें कि क्या है सत्ता, कि वो शक्ति, शक्ति के साथ जब वैधता मिल जाती है, यानी उसको मान्यता मिल जाती है उस शक्ति को यूज करने की, तो उसे ही हम सत्ता कहते हैं। यानी यहाँ पर हम देखें कि ये शक्ति जो है वो अवैध है, यानी उसको कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसके पास ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो जबरदस्ती, बलपूर्वक या जैसे भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी काम करा लेता है। लेकिन यहाँ पर शक्ति को वैधता मिली है, मान्यता मिली है। तो हम देखें शक्ति प्लस वैधता, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती तो वो सत्ता कहलाती है। अब ये वैधता की जो मान्यता है वो किसी भी रूप में मिल सकती है, चाहे कानूनी मान्यता मिले, चाहे परंपरागत मान्यता मिले, चाहे समाज द्वारा मान्यता मिले। तो वही जो वैधता, जब मान्यता मिल जाती है तो वो शक्ति सत्ता में मिल जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वैध शक्ति ही सत्ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। ठीक है, आगे अब वेबर क्या कहते हैं। वेबर, एक बार हम जो शक्ति है उसको और थोड़ा सा डिटेल समझ लें, ताकि सत्ता को समझना आसान हो जाएगा। हम देखें कि जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के पास शक्ति है, तो इसका अर्थ है कि वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी वो दूसरों से अपना किसी भी तरह से काम करवा सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने में सक्षम होता है। यानी जब पावरफुल व्यक्ति होता है तो वो दूसरे व्यक्ति का शोषण भी करता है, दूसरे से जबरदस्ती भी काम करा सकता है, बलपूर्वक भी करवा सकता है, एक डरा धमका कर जैसे भी वो दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा को थोप सकता है। इस बात से तीन निष्कर्ष निकलते हैं कि शक्ति का तात्पर्य कम से कम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, यानी इसमें दो व्यक्ति या दो समूह होना जरूरी है। शक्ति पर आधारित सामाजिक संबंध विषम होता है। विषम का मतलब कि विपरीत होता है, कि एक व्यक्ति के पास शक्ति है और दूसरा उसके अधीन होता है। किसी व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह एक व्यक्ति या लोगों का समूह होता है। यानी जो शक्ति का प्रयोग होता है वो एक व्यक्ति पर होता है, ये व्यक्ति एक भी हो सकता है और लोगों का समूह भी हो सकता है।
अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है शक्ति की, कि शक्ति का प्रभाव एक से दूसरी परिस्थिति में भिन्न होता है। यानी जब परिस्थितियां बदलती जाती है तो शक्ति का प्रभाव भी उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता जाता है या बदलता जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए शक्ति का, कि शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भिन्न होती रहती है। आगे हम देखें सत्ता के तत्व। सत्ता किसको कहा जाएगा, सत्ता क्या होता है, कि उसके कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें अगर शामिल होते हैं तो वो सत्ता का रूप लेते हैं। तो यहाँ हम देखें कि सत्ता की व्यवस्था के अस्तित्व के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। कौन से, कि कोई शासक हो, स्वामी हो, अथवा शासकों स्वामियों का समूह हो। यानी क्या है कि यहाँ पर कोई शासक होना चाहिए जो इस सत्ता का प्रयोग करे। वो शासक एक भी हो सकता है और शासकों का समूह भी हो सकता है, जिसको हम शासक भी कह सकते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति या समूह जिस पर शासन किया जाना है, यानी एक तो शासन करने वाला और दूसरा जिस पर शासन किया जाना है। फिर हम देखें शासित लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की शासक की इच्छा, जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती है। सत्ता क्या है, कि सत्ता जो शासक है, जिसके पास सत्ता है, उसकी इच्छा शासन करने की, शासक की इच्छा जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती है। यानी उसकी जो भी इच्छा है, जो वो काम कराना चाहता है, वो आदेशों के माध्यम से कराता है। वो जबरदस्ती बलपूर्वक ऐसे नहीं कराता जहां हम शक्ति का प्रयोग करते हैं। सत्ता में आदेश दिए जाते हैं, आदेशों के माध्यम से ये व्यक्त होती हैं। शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण होता है। यानी ये शासक का प्रभाव होता है कि वो जो भी अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहा है, उसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण कि शासित लोगों ने यह मान लिया है कि शासक के आदेशों का अवश्य पालन किया जाना है। यानी यहाँ पर क्या बात आ रही है, कि यहाँ पर जो शक्ति में क्या होता है कि जबरदस्ती बलपूर्वक लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शासक काम करवाता है अपने शासित लोगों से, जो उसके अंडर में काम करते हैं, जिनके ऊपर उसको अपनी सत्ता का प्रयोग करना है, तो वो आदेशों के माध्यम से करता है और शासक के आदेशों का पालन अवश्य किया जाना है। ये एक प्रमाण होता है कि शासित लोग इस आदेश को मानेंगे। तो हम देखें कि सत्ता का अभिप्राय क्या है। शासक और शासित के बीच पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। शासक ये मानते हैं कि उन्हें सत्ता का प्रयोग करने का वैध अधिकार है, और दूसरी ओर शासित लोग शासक के इस शक्ति को स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं, जिससे उनकी वैधता की पुष्टि होती है। यानी इनके शासक और शासित के बीच में पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। और वो संबंध क्या होगा, कि शासक ये मानते हैं कि सत्ता का प्रयोग करने का उनका वैध अधिकार है, क्योंकि उनको मान्यता मिली है कि वो उस सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। और शासित लोग वो भी ये स्वीकार करते हैं कि ये वैध अधिकार है शासक का, और उसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। यही उसकी वैधता की पुष्टि होती है। आगे हम देखें सत्ता की विशेषता। अब हम देखें कि कौन कौन सी बातें शामिल होती है जिससे हम पता करते हैं कि ये सत्ता है। तो सत्ता में शक्ति को वैधता प्राप्त होती है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि शक्ति अवैध होती है, उसको कोई वैधता नहीं मिलती, मान्यता नहीं मिलती, लेकिन सत्ता को मान्यता मिली होती है, चाहे वो किसी भी तरह की मान्यता हो, समाज के द्वारा, कानून के द्वारा या परंपरा के आधार पर किसी प्रकार की भी उसको मान्यता होती है कि वो जो शासक है, जिसके पास सत्ता है, वो उसका प्रयोग करेगा। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है। यानी शक्ति संस्थागत नहीं है, इसकी कोई संस्था नहीं होती, ये किसी नियम कानून के अधीन नहीं होती शक्ति, लेकिन सत्ता संस्थागत होती है, इसके नियम कानून होते हैं जिसके तहत सत्ता का उपयोग किया जाता है। सत्ता का संबंध व्यक्ति न होकर परिस्थिति से होता है। अब यहाँ हम देखें कि शक्ति का संबंध तो व्यक्ति से होता है, कि व्यक्ति के पास जैसी शक्ति वो उसका प्रयोग करेगा, उस अधिकार का प्रयोग करेगा। लेकिन सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर उसके स्टेटस से होता है, उसकी क्या परिस्थिति है। जैसे एक बॉस है, एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, एक ऑफिस में जो उच्च अधिकारी है, उसके पास जो सत्ता है
वो उसकी परिस्थिति से है, जो उस पे वो अपॉइंट होके आता है वो उसकी स्थिति से उसको वो सत्ता मिली होती है। कोई राजनेता है या कोई भी जिसको वो समाज द्वारा कानून द्वारा जो सत्ता प्राप्त होती है वो उसके पद से होती है, न कि व्यक्ति से होती है। अगर व्यक्ति पद समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति की सत्ता भी खत्म हो जाती है। सत्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्योंकि ये संस्थागत होती है तो हर संस्था में, हाँ, जहाँ भी नियम कानून चलते हैं वहां पर सत्ता हमें हर संस्था में हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। सत्ता में शक्ति को न्याय, नैतिकता, धर्म एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है। यानी जो सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें जो आदेशों की पालना करवाई जाती है, उसमें हम देखें कि जब शक्ति को अ, जो मान्यता मिलती है वो कैसे, न्याय, नैतिकता, धर्म, अन्य सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा जब उचित ठहराया जाता है तो वो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। कि सत्ता में क्या होता है, आदेश दिया जाता है, आदेश के तहत काम कराया जाता है, उसका पालन किया करवाया जाता है, सत्ता के माध्यम से काम करवाया जाता है। सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक होती है, क्योंकि सत्ता को कानूनी मान्यता मिली होती है, वैधानिक मान्यता मिली होती है उसको, तो वो औपचारिक होती है, जबकि सत्ता अनौपचारिक होती है। आगे हम देखें सत्ता के प्रकार। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि उनकी सामाजिक क्रियाओं से, जो उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बताई थी, उन क्रियाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसके आधार पर उन्होंने सत्ता के भी प्रकार बताए। तो यहाँ हम देखें वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर उन्होंने परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तीसरी वैधानिक सत्ता या तार्किक सत्ता बताई है। सबसे पहले हम देखें कि परंपरागत सत्ता क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि परंपरागत सत्ता में जो शक्ति मिली होती है, जो पावर मिली होती है, वो परंपरा के आधार पर होती है और ये परंपरागत सामाजिक क्रिया से संबंध रखते हैं, यानी जो परंपरा से चली आ रही है। पारंपरिक सत्ता को वैधता प्राचीन परंपराओं से प्राप्त होती है। यानी हम देखें कि जो किसी व्यक्ति को, किसी समूह को अगर कोई सत्ता, अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है, तो वो पावर क्यों मिली है, क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि उसका उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होगा, परिवार में पिता की जो सत्ता है, या किसी देश का राजा है, तो उसको जो सत्ता मिली हुई है, वो जो पावर मिली हुई है, वो क्या है, परंपरा के आधार पर मिली है। परंपरा के नियमों, अनुकरणों का परिणाम परिणाम है सत्ता। की जो नियम, परंपरा के अनुसार जो नियम चले आ रहे हैं, उसी प्रथा परंपराओं के आधार पर ही उस व्यक्ति समूह को वो सत्ता मिली होती है। इसलिए यह सत्ता विरासत में मिलती है, और विरासत में मिलती है इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इसके लिए कोई लिखित विधान नहीं है, लिखित कानून नहीं है, लिखित में इसके लिए कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल परंपरा नियमों के, अलिखित नियमों के आधार पर, प्रथा परंपराओं के आधार पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। और ये जो शासक है, जिसके पास सत्ता है, वो अपनी सत्ता सत्ता का इस्तेमाल अपने समर्थकों, संबंधियों, मित्रों की सहायता से करते हैं। क्योंकि ये परंपरागत है, इसलिए ये इसका इस्तेमाल अपने जो समर्थक हैं या उनके जो संबंधी है, मित्र हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके सहायता से वो अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे किसी कबीले का सरदार, किसी देश की महारानी या राजा, परिवार में पिता की जो सत्ता है, वो सब क्या है, परंपरा से मिली हुई होती है। उसको परंपरा की परंपरागत नियमों की मान्यता मिली हुई होती है, इसलिए इसको परंपरागत सत्ता कही जाती है। इसमें हम देखें करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी, जो कि भावात्मक सामाजिक क्रिया से इसका संबंध है, यानी ये भावनाओं से जुड़ी हुई है ये सत्ता। ये किस प्रकार की सत्ता है, कि हम देखें कि करिश्माई अथवा चमत्कार का अर्थ है कुछ व्यक्तियों के असाधारण गुण या योग्यता। यानी हम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी पावर, किसी व्यक्ति में ऐसे विशेष गुण होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि वो चमत्कारिक उसकी पर्सनालिटी है, करिश्माई उसकी पर्सनालिटी है, कि जिसकी बात को सभी लोग अपने आप उसको मानते चले जाते हैं। जो भी वो काम करता है, जो भी किसी को कहता है,
तो वो उसके अनुयायी जो है होते हैं, उसको फॉलोवर्स जो होते हैं, वो उसकी बात को मानते हैं और उसकी सत्ता के अधीन वो काम करते हैं। तो ये गुण या योग्यता कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मिली होती है। यानी हम कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होता है, किसी के पास ऐसी क्वालिटी होती है कि गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर की कृपा से मिली होती है। ऐसे गुणों से इन व्यक्तियों में सामान्य लोगों की निष्ठा और भावनाओं पर अधिकार कर लेने की क्षमता आ जाती है। यानी हम देखें कि व्यक्ति में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी होती है उनकी, कि एक चुंबक की तरह लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जो व्यक्ति है जो दूसरे ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी करिश्माई जो गुण होते हैं, वो दूसरों की भावना पर अधिकार कर लेते हैं, उनमें करने की अधिकार कर लेने की क्षमता होती है। करिश्माई सत्ता परंपरागत विश्वासों अथवा लिखित नियमों पर आधारित नहीं होती। इनमें भी कोई अलिखित जो है नियम कानून नहीं होते हैं। ये केवल एक व्यक्तिगत विशेष गुणों के आधार पर, और जिसको मान्यता मिल जाती है, तो ऐसे लोग जिन पे लोग विश्वास करने लग जाते हैं, उनकी बातों पर उनके अनुयायी बन जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। करिश्माई नेताओं के प्रवचनों उपदेशों के प्रभाव से समर्थक भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने नेता की पूजा तक करते हैं। यानी ये भावात्मक सामाजिक क्रिया से इसका संबंध है। इसलिए ऐसे लोग अपनी जो पर्सनालिटी है उससे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग उनकी जो सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि चुनौतियों का सामना न करने पर ये खत्म भी हो जाती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब उसमें अपने गुणों को प्रदर्शन करने का, या इस तरह की जो गुण है उसमें वो उसको नहीं पूरी तरह से लोगों की विश्वास पर खरा उतरता है, तो कई बार उनकी जो ये करिश्माई जो सत्ता है वो खत्म भी होने लगती है और लोग उनसे दूर जाने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे महात्मा गांधी, इनके फॉलोअर्स थे, उनको मानते थे लोग, उनकी बातों को सुनते थे, उनके उनमें एक करिश्मेटिक चमत्कारिक गुण थे उनमें, कि लोगों को वो अट्रैक्ट करते थे। किसी भी समूह या कोई नेता, पार्टी का नेता, किसी समूह का नेता जिसमें ऐसे इस प्रकार के गुण होते हैं, कि वो नेता बन जाता है और लोग उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं और उसको मान्यता दे देते हैं कि ये हमारा नेता है। जैसे धर्म गुरु हैं, संत हैं, पैगंबर हैं, पादरी हैं। तो इस तरह से जो हमारे गुरु संत, और जिनके अनुयायी उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को, उनकी सत्ता को मान्यता प्रदान करते हैं, तो इसको हम कहते हैं करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट हम देखें, तार्किक या वैधानिक सत्ता, लीगल रेशनल अथॉरिटी। तीसरे प्रकार की वेबर ने सत्ता बताई है कि तार्किक या वैधानिक सत्ता। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कानून की मान्यता मिली हुई होती है, और ये तर्क संगत होती है, लॉजिकल होती है, सोच समझकर जो कार्य किए जाते हैं, उसके आधार पर जो अथॉरिटी होती है, उसको हम वैधानिक या तार्किक सत्ता कहते हैं। ये वेबर ने तार्किक सामाजिक क्रिया से इसका संबंध बताया है। यह शब्द सत्ता की उस प्रणाली का बोध कराता है जो तार्किक है या तथा कानूनी है, यानी तर्क पर आधारित है और कानून पर आधारित है, कानून की मान्यता उसको मिली होती है। यह वैधानिक इसलिए क्योंकि ये देश के कानून के अनुरूप है, जिसे सभी की मान्यता प्राप्त होती है, और उसका पालन करना सभी का कर्तव्य समझा जाता है। यानी ये सत्ता कानून से मिली हुई होती है, इसलिए ये माना जाता है कि सभी उसका पालन अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करेंगे। तर्क विधिक सत्ता आधुनिक समाज की विशिष्ट पहलू है। यानी आज हम देखें कि सबसे ज्यादा जो समाज में चल रहा है, जो विशिष्ट जो देखते हैं हम उसको, सत्ता को, वो वैधानिक और तार्किक सत्ता ही है, कि आज के सभी काम हमें तार्किक सत्ता के आधार पर देखने को मिलते हैं। ये साध्य, लक्ष्य एवं साधन के मध्य तार्किक संबंध है। यानी जो हमारे लक्ष्य हैं, उसके साध्य और साधन के बीच इनका तार्किक संबंध है। यानी लक्ष्य और साधन, साध्य और साधन को देखते हुए जो क्रिया की जाती है, कि कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है, किस तरह के नियमों की आवश्यकता है, किस तरह के पावर की आवश्यकता है, उन सब का
कोरिलेट करके उन सब का सोच समझ के लॉजिकल उसके नियम लगाकर उस क्रिया को किया जाता है, उस कार्य को किया जाता है। तो इस प्रकार की सत्ता तार्किक सत्ता कहलाती है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें कि आज नौकरशाही, जो वेबर ने इसको नौकरशाही के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से इसको बताया है, इस सत्ता को नौकरशाही और अन्य संस्थाएं जहाँ पर इस प्रकार की सत्ता का उपयोग किया जाता है। अन्य संस्थाएं जैसे हम शैक्षणिक संस्था देखें, आर्थिक संस्था देखें, धार्मिक संस्था, कोई सी भी संस्था देखें जहाँ पर लिखित कानून नियमों के अकॉर्डिंग उस पद पर व्यक्ति होता है, अपॉइंट होता है, उस क्रिया को करने के लिए वो आदेश देता है, लिखित में सारे कुछ कानून नियम बनाए जाते हैं, उनका अ, 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 पदोन्नति होती है, उस कार्यालय के माध्यम से उस कार्य को किया जाता है। तो ये सब कुछ लिखित कानून के तहत सब ये सत्ता का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको वैधानिक और तार्किक सत्ता कहा जाता है। तो हम देखें कि वेबर की जो सत्ता की अवधारणा है वो आपको समझ में आ गई होगी कि शक्ति और सत्ता में अंतर है। शक्ति व्यक्तिगत है, व्यक्ति के पास जो पावर होती है वो उसका उपयोग किसी भी तरह से दूसरों की व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप अनिच्छा के विरुद्ध भी वो उसको उपयोग में ला सकता है, चाहे बलपूर्वक डरा धमका कर कैसे भी वो अपनी इच्छा को दूसरों की इच्छा के विरुद्ध उस अपनी उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। लेकिन जब शक्ति में मान्यता मिल जाती है उसको, समाज की चाहे परंपरा के आधार पर चाहे कानूनी आधार पर, तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। और 3 प्रकार की सत्ता उन्होंने बताई है: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। तो सत्ता की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।